नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश की 39 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अब बीजेपी ने 20 सालों के काम का रिपोर्ट कार्ड भी जारी कर दिया। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में रिपोर्ट कार्ड लॉन्च किया है। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी के शासन के दौरान हासिल उपलब्धियां गिनाई हैं, बल्कि 2023 के चुनाव के बाद संपूर्ण गरीबी मुक्त मध्य प्रदेश का वादा भी किया। रिपोर्ट कार्ड के बहाने अमित शाह ने दिग्विजय सिंह, कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस से 53 सालों का हिसाब और 24 घोटालों पर जवाब मांगा है। चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश की 39 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही सूबे में बीजेपी का मिशन इलेक्शन फुल स्विंग कर रहा है। प्रचार को पूरी रफ्तार देने से पहले पार्टी के चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट कार्ड भी जारी कर दिया है। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज और दूसरे बड़े नेताओं की मौजूदगी में अमित शाह ने मध्य प्रदेश में बीजेपी के करीब 20 साल के शासन का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इस रिपोर्ट कार्ड को अमित शाह का बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। अमित शाह ने न सिर्फ 2023 चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद गरीबी से संपूर्ण मुक्ति का वादा किया, बल्कि कई बड़े दावे भी किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में एमपी बीमारू राज्य की लिस्ट से बाहर निकला। पिछले 20 साल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर काम किया। उन्होंने मध्य प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का वादा भी किया। अमित शाह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सूबे की सभी 29 सीटें जीतने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 हो गई है। बीजेपी ये रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाएगी। मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता को भरोसा दिलाने आया हूं कि आने वाले अमृत काल का समय मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में रखने के लिए और संपूर्ण आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। रिपोर्ट कार्ड के बहाने अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से कई सवाल भी पूछे। अमित शाह ने कांग्रेस से 53 साल का हिसाब मांगा। उन्होंने पूछा कि एमपी के लिए कांग्रेस ने क्या किया, प्रदेश के साथ कितना अन्याय किया, जनता को क्या दिया, आंकड़ा कहां है। बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड पर कांग्रेस के सवालों को लेकर अमित शाह ने कहा कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। अमित शाह ने 24 घोटालों पर कांग्रेस से जवाब मांगा। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर कई सवाल दागे। पूछा कि SC/ST का बजट कम क्यों किया, प्रदेश का विकास क्यों नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। आज जो लोग दावे कर रहे हैं उनको सबसे पहले ये 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या विरोध मिला? तो एक बीमारू राज्य का विरोध मिला। मैं स्पष्टता से आज कांग्रेस के नेताओं का आह्वान करना चाहता हूं। इधर उधर गलत आरोप मढ़कर मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने की जगह ये हमारे रिपोर्ट कार्ड का आप जवाब दीजिए, और हिम्मत है तो आपके 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। उधर बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड पर कमलनाथ का रिएक्शन भी आया है। उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में किसी का रिपोर्ट कार्ड नहीं चलेगा, सिर्फ जनता का रिपोर्ट कार्ड चलेगा। रिपोर्ट कार्ड पब्लिक बनाती है, जनता बनाएगी रिपोर्ट कार्ड। किसी का रिपोर्ट कार्ड नहीं चलने वाला, जनता का रिपोर्ट कार्ड ही चलेगा। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार पर पूछे गए सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2015 से कांग्रेस ने गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में जाति के आधार पर आंदोलन खड़े करने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जातिवाद का जहर घोलने की कोशिश की। अमित शाह ने दावा किया कि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल।
तो पहली लिस्ट के बाद अब रिपोर्ट कार्ड जारी करना, क्या ये अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक है? ऐसे कई सारे सवाल होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश आज हम करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी से हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस से हैं मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता जी। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं मृगेंद्र सिंह जी। मृगेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले एक रिएक्शन मैं चाहूंगा आप तीनों से इस रिपोर्ट कार्ड के बारे में। सबसे पहले दुर्गेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अमित शाह ने जो 20 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है बीजेपी का। दुर्गेश जी। दुर्गेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है मेरी आवाज दुर्गेश जी तक नहीं पहुंच पा रही है। भूपेंद्र जी, आपसे रिएक्शन चाहूंगा बीजेपी के इस 20 साल के रिपोर्ट कार्ड पर। भूपेंद्र जी। ये रिपोर्ट कार्ड झूठ का लगता है, अविश्वसनीय आंकड़ों से भरा पड़ा है और जो है मैनिपुलेटेड एक जो है, इसलिए ये कोई रिपोर्ट कार्ड होता है। जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता रो रही है, आप रिपोर्ट कार्ड लेकर आ गए। इस रिपोर्ट कार्ड में है क्या? आज आप देखें कि कह रहे हैं कि हमने गरीबी खत्म कर दी मध्य प्रदेश, तो फिर जो है ये 5 करोड़ लोगों को ये जो है थैली दी जा रही 5 किलो अनाज की, कैसे दी जा रही, क्यों दी जा रही? आपने जो है बीपीएल के पैरामीटर्स ही बदल दी, बिलो पॉवर्टी लाइन की कैलकुलेशन ही बदल दी। आपने जो है उसमें जो है कितने कैलोरी उसके घर में भोजन पहुंचने लायक पैसे पहुंचते हैं, इसका आंकड़ा ही खत्म कर दिया। अब काय के आधार पर आप गरीबी तय कर रहे हो? उसके घर में गैस के चूल्हा, वो चूल्हे पे रोटी नहीं बनाती। ये जो है पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स बदल के आप ढिढोरा पीट रहे कि आपने गरीबी दूर कर दी। तो इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ी जो है अविश्वसनीयता क्या हो सकती? आप उसके पैरामीटर्स उठा लें, क्या पैरामीटर्स आपने बनाए? क्या जो है ये गरीबी के कैलकुलेट करने का तरीका था और उसकी तुलना कांग्रेस से कर रहे हैं। तो जिन पैरामीटर्स पर, जिन मुद्दों पर कांग्रेस के समय पर जो कैलकुलेशन होती थी, गणना आज उन्हीं मुद्दों पर करिए, फिर तुलना कर लीजिए। फिर जो है आलू और सेव में जो है बराबरी करवाने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी तो धूल झोंकने की कोशिश करती है आंखों से, ये उसकी अपनी जो है बुनियादी चीज है। मध्य प्रदेश की सरकार का हाल क्या है? आप तो ये देखें, जो भ्रष्टाचार में रग रग में डूबी सरकार है, इसका हाल ये है कि आप देखें भोपाल नगर निगम का भी किस्सा, संभल में जो लोग जिंदा है, जो लोग मर गए हैं और उन्हें जिंदा है उन्हें मरा घोषित करके, और जो लोग मर गए हैं उनके रातों रात जो है सर्टिफिकेट बना के आप उसके नाम पर पैसा विड्रॉ कर रहे हैं 8 करोड़ रुपया। ये तो अकेले एक जगह नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जी लोगों को मृतक बताकर, एक विधायक की पत्नी तक को मरा बता दिया और उसके नाम पर विधवा पेंशन खा गए। ऐसे भ्रष्टाचार दुनिया में कहीं नहीं हो रहे जो मध्य प्रदेश में हो रहे। ये तो एक यूनिक आइडिया है कि जिंदा लोगों को हम मरा बनाकर उनके नाम पर विधवा पेंशन निकाल लें, उनके नाम पर अंत्येष्टि का पैसा निकाल लें और खा जाएं। ये 100% करप्शन के प्रमाण है। ठीक, 100 में से 100 मरा हुआ आदमी क्लेम करने नहीं आ रहा। ठीक है भूपेंद्र जी, मैं दोबारा लौटूंगा। भूपेंद्र जी, दोबारा मैं आपके पास लौटता हूं। दुर्गेश जी, क्या कुछ कहेंगे? भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने, गृहमंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है वो सरासर झूठा है। देखिए भूपेंद्र जी सूरज को दिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और गरीबी पर वो इतना बड़ा लंबा लेक्चर देख रहा है। तो ये तो हमेशा से ही गरीबी हटाओ के नारे पे चुनाव जीतते आए और देश की सबसे पुरानी पार्टी होते हुए भी आज तक ये लायबल नहीं हुए कि हमने 53 साल में जो किया उसका रिपोर्ट कार्ड रख देते। क्यों नहीं रख पाए आज तक देश के सामने? क्योंकि और ये एक भूपेंद्र जी में आप बड़े नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ हैं और आप अपने तजुर्बे को लेकर, अपनी जानकारियों को लेकर भी लोगों में ये बोलते हैं, आपको भ्रम है कि आप सबसे बड़े जानकार हैं। आप ये तो बताइए, भ्रष्टाचार सिर्फ मुंह की जमा खर्ची से होगा क्या? जो आप चैनलों पे बैठ के जो आपको स्पेस मिल रही है उससे भ्रष्टाचार तय होगा क्या? नहीं, भ्रष्टाचार तय तब हुआ जब उमंग श्रृंगार मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी लूटने वाली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जनता को लूटने आई है, हमारे दिग्विजय सिंह माफिया हैं, ब्लैकमेलर हैं। ये भ्रष्टाचार है।
अगर आप मुंह की जमा खर्ची राहुल गांधी जैसी बात करोगे ना तो जनता उसको पसंद नहीं करेगी। गुलाम नबी आजाद ने जो कहा था कि ये कांग्रेस उस बच्चे की तरह है जो 10 साल पहले इश्यूज थे, आज भी उन्हीं इश्यूज को लेके बात कर रही है। अरे आप सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए, किसी एक मुद्दे पर जनता ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया। आप इस चीज को स्वीकार करो, अपनी स्ट्रेटेजी बदलो, अपने लोगों को बदलो। नेता नीति नियत तो है ही नहीं आप लोगों में, पर इन सब चीजों को चेंज करो। चलिए ठीक है, दोबारा लौटता हूं दुर्गेश जी आपसे। मृगेंद्र जी, मैं ये जानना चाहूंगा, किसी भी चुनाव से पहले पार्टी के लिए रिपोर्ट कार्ड पेश करना कितना अहम हो जाता है? मतलब एक रिपोर्ट कार्ड कितना महत्वपूर्ण है किसी भी पार्टी के लिए? मृगेंद्र जी। देखिए, निश्चित रूप से रिपोर्ट कार्ड किसी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है जी। ये तो 20 साल का रिपोर्ट कार्ड अमित शाह जी ने जारी किया। मैं तो कहता हूं कि हर साल हर नेता को, हर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट कार्ड अपना जारी करना चाहिए। विभाग के मंत्रियों को भी करना चाहिए कि पिछले साल क्या था, इस साल मैंने क्या किया, पिछले 5 साल में क्या था, मैंने क्या किया 1 साल में। तो ये तो अच्छी परंपरा है और जनता के सामने आनी चाहिए हर चीज कि हाँ, अगर हमने काम किया है तो बताएंगे जनता को ये काम किया है। अब ये फैसला जनता करना है कि वास्तव में काम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन रिपोर्ट कार्ड अच्छी चीज है। मैं तो कहता हूं कि हर मुख्यमंत्री को हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए, हर राज्य सरकार को जारी करना चाहिए कि हमने ये काम किया है। बिल्कुल मृगेंद्र जी, लेकिन अब सवाल यही उठता है कि रिपोर्ट कार्ड में कितनी सत्यता है, इसकी विश्वसनीयता पर, जैसा कि भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि ये झूठा है, ये जनता तय करेगी ये सच्चा है कि झूठा है, यही कहना चाह रहे हैं मृगेंद्र जी। बिल्कुल सही बात है, जनता तय करेगी सही है गलत। क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि किसी गांव में सड़क है या बिजली है, पानी वहां है कि नहीं है, तो यहाँ देख के तो वो यहाँ से नहीं कह सकता। जब वहां जाएगा वास्तविक धरातल में तभी पता चलेगा कि वहां जो घोषणा की गई है, जिन सड़कों की बात की गई, जिन बिजली की बात की गई, पानी की बात की गई, या स्कूल की बात की गई, अस्पताल की बात की गई, सड़क की बात की गई, वो है या नहीं है, वो तो ऑन स्पॉट जाने पर ही पता चलेगा। ठीक है दुर्गेश जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लगातार दौरे कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी आक्रामकता दिखाती थी, आक्रामकता उसकी पहचान थी बीजेपी की, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफेंसिव वो नजर आ रही है इस समय। दुर्गेश जी क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, कहीं कोई डिफेंसिव नहीं है जी। हम लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है सुमित जी, और जनता के बीच में 24/7 365 दिन 500 साल हम रह रहे हैं। और जैसा वरिष्ठ पत्रकार साथी मृगेंद्र जी ने कहा, निश्चित रूप से हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारती क्या। कांग्रेस के समय में आप देख लेते सुमित जी, जब हम यहाँ से सागर जाते थे तो नाश्ता दिन का, रात का और दूसरे दिन सुबह का 4 टाइम का खाना साथ में रखना पड़ता था। और आज आप अगर फर्क देखना चाहते हैं तो आप एक चाय की प्याली यहाँ पीजिए और नाश्ता जाके सागर में करिए, इंदौर में करिए, मध्य प्रदेश जबलपुर में जाके करिए। ये सब रोड आप घूम लो, सब चीजों पे आप जाके देख लो। और गरीब कहिए, ये गरीबों की परिभाषा कैसे तय करेंगे भूपेंद्र जी? आप अपने उससे तय नहीं कर पाएंगे। आपका सेंसेक्स हमेशा नेगेटिविटी वाला सेंसेक्स है। आपने तो पॉजिटिव की राजनीति कभी की नहीं। हम बता रहे हैं कि पॉजिटिव राजनीति क्या है। आप सच्चाई का जो रकबा था, जब हम 2003 में बंटाधार प्रदेश हमें हाथ में मिला तो हमने जो सच्चाई का रकबा है उसको 4.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ा के 43 लाख हेक्टेयर तक करने का काम किया। उसका भी एक एग्जाम्पल ये है कि हमने 5 कृषि कमल अवार्ड जीते हैं। आज कृषि का वो देख लीजिए बजट, हम कितने देश में अनेकों चीज नंबर 1 है उन चीजों में। और उसके बाद आप आ जाइए शिक्षा को लेकर, हर हॉस्पिटलिटी को लेकर, हर चीज में आ जाइए, हमने काम किए। यही बात आज माननीय अमित भाई शाह ने कहा, हमने काम किया है, इसलिए हम जनता के बीच में हम ऑफेंसिव हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से। तो मतलब दुर्गेश जी 2018 में थोड़ी काम में चूक हो गई थी आपसे? देखिए, चूक उस समय भी नहीं हुई थी सुमित जी। वोटिंग परसेंटेज हमारे पास ज्यादा था और इनके पास जो सीट्स की संख्या थी वो 1, 2, 3 ज्यादा थी। इन्होंने सरकार बनाई और हमने। चलिए ठीक है भूपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भूपेंद्र जी हम सड़क बिजली पानी को लेकर आपके बीच चैनल में बैठते हैं, हमारा टाइम खराब करना है। जी भूपेंद्र जी चुप रहो भैया, तो हमें बोल पाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगा जी, आप बिल्कुल बताइए भैया। तो आप बोलने तो दो, बोल भी रहे हो, कह रहे चिल्लाऊंगा जी। भूपेंद्र जी कहिए। 2015 से 16 के बाद से अभी तक
मध्य प्रदेश की सरकार ने 29,281 स्कूल स्थायी रूप से बंद कर दिए। ये इनकी शिक्षा की तरक्की बता रहा हूँ। 9,30,816 विद्यार्थियों का जो है एनरोलमेंट कम हो गया, स्कूल में जा नहीं रहे बच्चे। जो 16 लाख मजदूर कोरोना में कोविड में यहाँ पर आए थे, उनमें से 2.5 लाख बच्चों का इसलिए स्कूल में एडमिशन नहीं हो सका कि उनके पिताजी उनके परिवार को वापस पलायन करना पड़ा। ये मध्य प्रदेश के जो है ये आंकड़े, इनको छुपा के तुम जो कोई भी बात करोगे वो बात तो कुछ होने वाली है ही नहीं। पर मेरी बात तो करने दो, मुझे बोलने तो दो भाई। ये ऐसे डिबेट कराओगे आपके भाई साहब। कोरोना में कहीं दुर्गेश जी मैं लौटूंगा, दुर्गेश जी दोबारा लौटूंगा मैं आपके पास, प्लीज दुर्गेश जी लौटूंगा। जी भूपेन जी। बलात्कार का शिकार हुई 60,000 बेटियां, अधिक 67,000 से अधिक का अपहरण का शिकार हुई। मध्य प्रदेश में रोज 84 बेटियां जो है अपराधियों का शिकार हो रही हैं। 16 बेटियों का रोज अपहरण हो रहा है। 8 बेटियां रोज बलात्कार का शिकार हो रही है। कितना बढ़िया रिपोर्ट कार्ड है, इसका कहीं जिक्र ही नहीं आया। इसमें भी नंबर 1 है, आप तो इसको भी बताना चाहिए कि आप तो नंबर 1 है, इसमें भी फिसड्डी थोड़ी है, आप अव्वल आए हैं, अव्वल। तो ये सब चीजें बताना चाहिए। भाजपा जब सरकार में आई थी तो महिलाओं के खिलाफ 7,000 केस लंबित थे 2003 से। इनको बहुत चुल है 2003 से चर्चा करने की। जी जी। और आज जो है 1,04,212 है ये पेंडिंग केस, ये कोर्ट बता रहा है। और ये बात कर रहे थे कि साहब जो है ये कागजी बात है, करना कागजी बात है नहीं। क्या अदालतों ने तो आपके भ्रष्टाचार पे कमेंट नहीं करे? नर्सिंग होम के, नर्सिंग कॉलेजों के रिजल्ट पर किसने प्रतिबंध लगाया? मेडिकल यूनिवर्सिटी के घर घोटालों पर किसने जो है जांच करी? किसके कितने लोग? अच्छा भूपेन जी, रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में गरीबी काफी कम हुई है। कई लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, बाहर निकले हैं गरीबी रेखा से। उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप भूपेन जी? कसम खा रहे हैं हरिश्चंद्र होने की? मुझसे कुछ पूछा आपने? जी। गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं कई लोग और गरीबी में बेहद कमी आई है एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में। इस पर कुछ कहना चाहेंगे भूपेन जी आप? झूठी रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, नीति आयोग ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। आप खुद नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ लें। चलिए ठीक। आप जो है उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन दे दिया, गरीबी से आदमी बाहर हो गया। दुर्गेश जी मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा मैं मृगेंद्र जी से मैं एक चीज जानना चाहूंगा। मैं लौटूंगा भूपेन जी, दुर्गेश जी आपके पास। मृगेंद्र जी, हारी हुई सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर देना, 39 प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है हारी हुई सीटों पर। लगातार अमित शाह के दौरे हो रहे हैं और 20 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। मृगेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में कहीं ना कहीं बदलाव किया है? और अगर आपको लगता है किया है तो क्यों, आखिर ऐसा क्यों? मृगेंद्र जी। निश्चित रूप से बीजेपी ने इस बार चुनाव की रणनीति में बदलाव किया है जी। 2018 में जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पहले से कमर कस ली है और जो हारी हुई लगातार सीटें हार रही थी 39 विधानसभा सीटों के ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। उसके पीछे कारण यह है कि अगर किसी से नाराजगी है, कुछ है, या क्षेत्र का कोई लोग जो कार्यकर्ता या नाराज है तो वो नाराजगी दूर कर सके। क्योंकि अगर 15 दिन 20 दिन पहले कैंडिडेट घोषित होता है तो शहर की बात छोड़ दीजिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग क्षेत्र पूरा घूम भी नहीं पाते। तो एक अच्छी परंपरा है, अगर उम्मीदवार, मैं तो कांग्रेस पार्टी से भी कहूंगा कि वो भी जल्दी अपने उम्मीदवार घोषित कर दे और समय से पहले उम्मीदवार अगर घोषित, अगर कम से कम 6 महीने पहले अगर उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए तो और अच्छा है। उसमें क्या होगा कि क्षेत्र की जनता को भी पता चल जाएगा कि जो कैंडिडेट हमारे सामने है उसकी छवि क्या है, वो काम वो कैसा कर सकता है, उसकी योग्यता क्या है, उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, जीतने के बाद क्षेत्र में रहेगा नहीं, सब चीज पता चल जाता है। और अगर 15 दिन पहले होता है तो क्षेत्र की जनता भी नहीं समझ पाती कि हमारे जनप्रतिनिधि कौन है। ठीक है दुर्गेश जी, अब चाहूंगा मैं आपसे कि भूपेंद्र जी के सवालों का जवाब दीजिए आप। दुर्गेश जी। देखिए, भूपेंद्र जी को वो चीज सही है, उसको पॉजिटिव राजनीति भी करनी चाहिए, उसकी मानना चाहिए। जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े मध्य प्रदेश के तो गिना रहे हैं, इन्हीं की राजस्थान में सरकार है, उन आंकड़ों में क्या इनके मुंह में दही जम जाती है क्या? ये आंकड़े कोई सरकार कोई भी सरकार चाहती है क्या कि इस तरह के कोई घटनाएं, दुर्घटनाएं, इस तरह के कोई काम हो? कोई नहीं चाहता है। पर उसके बाद भी हर 24/7 आप जाएंगे, हर फरियादी की रिपोर्ट लिखी जाती है, ये हमारा काम है।
और हम तो पॉजिटिव विकास पे बात करेंगे। माननीय अमित भाई शाह जी ने स्पष्ट कहा है कि हम सिर्फ उस पे बात करेंगे। आप उज्ज्वला कनेक्शन की बात कर रहे हो, अरे आपके समय पे आदमी को MP को ढूंढना पड़ता था, MLA को ढूंढना पड़ता था, तब जाके सिलेंडर मिलता था, कतारों की कतारें लगी। ठीक है, अच्छा दुर्गे जी मेरा एक सवाल मेरा आपसे ये भी है दुर्गे जी कि 200 पार का नारा देने वाली पार्टी, अब की बार 200 पार का नारा देने वाली पार्टी अब कह रही है, मतलब अमित शाह ने टारगेट फिक्स किया है 150 प्लस का, मतलब 150 से ज्यादा सीटें जीतने का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफेंसिव मूड में आई है बीजेपी। दुर्गे जी इस पर कहीं डिफेंसिव मूड में नहीं है। हम 110 जो सीटें हमारी जिन पे हम आकांक्षी विधानसभा और जो आप जिन सीटों की बात कर रहे थे ना सुमित जी, उनको घोषणा करने का काम हमने किया है, उन पे हमने कैंडिडेट दिए। हम निश्चित रूप से हमारा जो लक्ष्य, ठीक है, चलिए समय की कमी है मेरे पास। भूपेन जी को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है दुर्गे जी, और निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता संकल्प। ठीक है भूपेंद्र जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। भूपेन जी क्या कुछ कहेंगे? भूपेन जी देखिए, ये जो है बेईमानी जिनके दिलों में है, आज आप देखिए इन्होंने गुन्नौर का उम्मीदवार घोषित कर दिया, आचार संहिता लगी नहीं है। कल मुख्यमंत्री जी ने वहां पर जाकर जो है 180 करोड़ की घोषणाएं कर दी। आप मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं सिर्फ ये आड़ लेके कि अभी आचार संहिता नहीं लगी है, और आप उन क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। हम जो है इलेक्शन कमीशन से मांग करेंगे, इलेक्शन कमीशन इस बात की जो है इस बात का। भूपेन जी लेकिन सबको कांग्रेस की लिस्ट का भी इंतजार है बेसब्री से भूपेन जी। हाँ, तो हमारी लिस्ट जो है जब आएगी, हम ये वहाँ उन क्षेत्रों में जाकर वहाँ की घोषणाएं थोड़ी करेंगे जी। मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कल इन्होंने गुन्नौर में, पन्ना में जाके घोषणा की, हमारा किस आधार पर किया? आप प्रभाव विकास। ठीक है, चलिए समय की बेहद कमी है हमारे पास, माफी के साथ रोकना चाहूंगा। भूपेन जी बहुत धन्यवाद, दुर्गे जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मृगन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। चर्चा में आप शामिल हुए। चर्चा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।